हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय सेल्फ सीवकल गुप्ता। सो इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं। एक तो हमारा एबीसी एनालिसिस। बट सर एबीसी एनालिसिस तो हर टीचर देते हैं, ये तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। फिर भी जब हम बात करते हैं इसके अलावा जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी दिया हुआ है मैंने इसके अंदर। अगर आप जैसे कोई चैप्टर छोड़ के जा रहे हो तो एटलीस्ट आप ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो कवर कर लेना उस चैप्टर से। क्या पता यहां से ही क्वेश्चन आ जाए तो आपको इजी भी रहेगा, आप जल्दी से कवर भी कर पाओगे और आपका मार्क्स भी डिडक्ट नहीं होंगे, तो ये आपके लिए काफी इजी रहेगा। बट सर आप तो एबीसी एनालिसिस के अगेंस्ट होते, तो आप एबीसी एनालिसिस क्यों लेके आ रहे हो? मैं नहीं लाना चाहता था, बट फिर भी स्टूडेंट्स ने काफी उन्हें फोर्स करा और काफी का जेन्युइन रीजन भी था कि सर हमें लेट आर्टिकलशिप से छुट्टी मिली, हमारा थोड़ा फैमिली इशू था, हम सारा 100% कोर्स कवर नहीं कर सकते, हमें 80% कोर्स कवर करना है। तो आप सर प्लीज एबीसी एनालिसिस लेके आइए या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए कौन कौन से होते हैं। तो इसीलिए मैं लेके आया हूं और इसमें मैंने आपको डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है। पहले आपको सारे टॉपिक्स को गो थ्रू करना पड़ेगा क्योंकि एमसीक्यू के लिए कहीं से भी आ सकता है, उनके लिए आपको सिर्फ ये टॉपिक करने से काम नहीं चलेगा, एमसीक्यू कहीं से भी आ सकता है। आपको सारे टॉपिक को एक बार तो कवर करना ही पड़ेगा। अगर आप वैसे गो थ्रू नहीं कर पा रहे, खुद रीड नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट मेरे रिवीजन वीडियोस तो सुनो कि कम से कम आपके एमसीक्यू वाइज तो सारा कवरेज हो जाए। तो आप वैसे भी कर सकते हो। जब हम बात करते हैं पहले एबीसी एनालिसिस की, तो एक कैटेगरी के अंदर मेरे कुछ ज्यादा चैप्टर्स हैं क्योंकि ये चैप्टर्स मिला के आपके कवरेज होगी 80 टू 85 मार्क्स की। तो एटलीस्ट ये सारे चैप्टर्स तो 100% करके ही जाना। और ये मैंने ऐसा नहीं है कि हर 10 मिनट बैठ के बना दिए, एटलीस्ट मुझे इसमें 3 to 4 आवर्स लगे थे सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख के, प्रीवियस ईयर के आरटीपीस एमटीपीस देख के, 4 to 5 अटेम्प्ट के, जब मैंने एनालाइज करके बनाया कि भैया कौन से क्वेश्चंस आने के चांसेस है, कहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस है, उस बेसिस पे मैंने एक कैटेगरी बनाया एसपीसी 1 ऐसे 220 240 250 290 324 50 402 3402 501 505 540 70। एक हमारा ऐसे 700 में से क्वेश्चन आ सकता है। सर कौन सा क्वेश्चन आ सकता है ऐसे 700 में से? लास्ट में जाओगे तो हमारा आईएसए और एसए के बीच में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं या सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारा ऐसे 705 का तो आता ही आता है, फिर 706 और 720 से भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये हो सकता है। और फिर कारो 2020 तो हमारे लिए पूरा पूरा इंपॉर्टेंट है। इसके एमसीक्यू पॉइंट भी मैंने अपने बुक्स में कवर करे हुए हैं सारे, उससे ज्यादा बाहर कहीं पे भी क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर हमारा ग्रुप ऑडिट, प्रोफेशनल एथिक्स, ईएसजी 800 और 810 भी काफी इंपॉर्टेंट है। एनबीएफसी में अमेंडमेंट है तो भैया ये तो इंपॉर्टेंट होगा ही होगा, 5 to 8 मार्क्स की कवरेज यहां से मान के चलो। फिर हमारा एसआरएस भी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारी बात आती है बी कैटेगरी की। जब हम बात करते हैं बी कैटेगरी की तो यहाँ पे हमारा डिजिटल ऑडिट आता है। सर डिजिटल ऑडिट से तो क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये बी कैटेगरी में क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफी लेंथी चैप्टर है, डिजिटल ऑडिट आप कवर नहीं कर पाते, इसलिए मैंने इसको बी कैटेगरी में रखा है। बट आप मेरी रैपिड रिवीजन वीडियो देखोगे 35 मिनट्स में मैंने पूरा डिजिटल ऑडिट काफी अच्छे से समझाया हुआ है। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए हुए हैं, कहां से क्वेश्चन आ सकता है, आप वो काफी अच्छे से डिजिटल ऑडिट की रिवीजन वीडियो देख सकते हो। फिर हमारा ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन भी बी कैटेगरी में आएगा क्योंकि ये काफी लेंथी चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आता तो है बट ये कहां ड्यू डिलिजेंस से आएगा, फोरेंसिक से आएगा, इन्वेस्टिगेशन से आएगा, वो पता नहीं होता। फिर बैंक ऑडिट भी हमारा बी कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसमें से 8 to 10 मार्क्स का प्रीवियस अटेम्प्ट में आ चुका है। आएगा क्वेश्चन जरूर, बट कितने मार्क्स का आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्योंकि बैंक ऑडिट भी काफी लेंथी है। फिर हमारा पीएसयू के भी बी कैटेगरी में रखा है। इसके अलावा ऐसे 260 560 600 805 भी हमारे बी कैटेगरी का। सी कैटेगरी के अंदर हमने वो चैप्टर रखे जहां से क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। कौन कौन से? रिस्क असेसमेंट, जहां से क्वेश्चन काफी टाइम तक अभी तक नहीं आया बट क्वेश्चन आ भी सकता है, ऐसा जरूरी नहीं क्वेश्चन आएगा ही नहीं। फिर हमारा इंटरनल ऑडिटर, एसआरई और रिमेनिंग एसए और एसएई जो बच्चे हैं वो सारे हमने सी कैटेगरी में रखे हैं। आप हमारे इसके रिगार्डिंग रिवीजन वीडियोस भी देख सकते हो, मैंने डिटेल्ड रिवीजन वीडियोस डाली हुई है, रैपिड रिवीजन वीडियोस भी डाली हुई है, आप वो सारी चीजें देख सकते हो। और आपको ये पीडीएफ कहां मिलेगी? ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। अब बात आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। जब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तो यहाँ मैंने आपको बताया हुआ है हर एससी के अंदर कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर ये आपने क्यों बताया? क्योंकि कई बार क्या होता है स्टूडेंट सारी चीजें लर्न नहीं कर पाते, वो क्या करते हैं यार सारी चीजों को रीड करते रहते हैं बट उनके दिमाग में कीवर्ड्स याद नहीं होते, पूरी चीजें याद नहीं होती। तो एटलीस्ट जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं वो तो अच्छे से लर्न कर जाओ, बाकी चीजों को आप खुद भी कर लेना बट इन चीजों को तो बिल्कुल लाइन टू लाइन लर्न ही कर जाओ।
तो इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए। जब हम बात करते हैं SQC1 एंड SC220 की, तो यहाँ पे हमारा एक फर्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर आती है, कैपेबिलिटीज कॉम्पिटेंस से रिलेटेड फर्म के पर्सनल्स की, तो उसके रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना है। रिव्यू ऑफ वर्क जो हम बात करते हैं एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के अंदर, उसके रिगार्डिंग बात करना है। EQCR का या तो आपसे बेसिक पूछ सकता है, EQCR कौन अपॉइंट करेगा, ऑब्जेक्टिविटी के रिगार्डिंग पूछ सकता है। अगर EQCR की ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो गई तो भैया उससे कैसे डील करना है उसके रिगार्डिंग पूछ सकता है, या फिर आपसे मैटर्स के रिगार्डिंग पूछ सकता है, कौन कौन से मैटर कवर होते हैं EQCR के अंदर, वो पूछ सकता है। फिर हम ऐसे 240 की बात करते हैं, इससे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो ये पूरा ऐसे आपको करना पड़ेगा। मैंने अपनी रिवीजन वीडियो में काफी अच्छे से समझाया ऐसे 240 और काफी लिंक करके बताया, तो आप वो रेफर करोगे तो मोर देन इनफ है। फिर हम ऐसे 250 की बात करते हैं, यहां से भी आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि ऐसे 250 के साथ साथ किसी और ऐसे को भी लिंक कर दे, दोनों को पूछ सकते हैं, तो ये आपको अच्छे से करके जाना है। 260 के अंदर जब हम देखते हैं सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज के बारे में देखते हैं, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स के बारे में देखते हैं, वो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 299 भैया फुल ऐसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 299 से क्वेश्चन आ सकता है। जब हम बात करते हैं 320 की, तो यहां से दो क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। एक तो रीअसेस कैसे करोगे मटेरियलिटी, उसके रिगार्डिंग बात करेगा, जहां पे आपको ऐसे 450 का लिंक भी करके आना पड़ेगा। इसके अलावा आपसे बेंचमार्क के बारे में पूछ सकता है कि आपको कोई केस स्टडी दे दी और उसमें पूछा कि आप बेंचमार्क किस बेसिस पे लोगे, इस केस स्टडी के अंदर आपसे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ऐसे 500 से क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं होते, बट इसमें भी थ्रेट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी जब क्रिएट होती है ना, किसके ऊपर, हमारे मैनेजमेंट एक्सपर्ट के ऊपर, तो वो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा उस टाइम ऑडिटर क्या क्या चीजें परफॉर्म करता है, उसके रिगार्डिंग ऐसे 500 आपको कवर करके आना पड़ेगा। ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन की बात करते हैं, इसके अंदर हमारा एक प्रोसीजर होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर में, एज ए एक्सटर्नल कंफर्मेशन आप कब यूज कर सकते हो, उसके सर्टेन फैक्टर्स गिवन है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ अगर मैनेजमेंट आपको रिफ्यूज कर देती है कि भैया एक्सटर्नल कंफर्मेशन मत लो, तो उस केस में क्या होगा, ये दो कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये कवर करके आने पड़ेंगे। ऐसे 540 के अंदर एटलीस्ट, क्योंकि ऐसे 540 मेनली स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं, तो एटलीस्ट एक तो हमारा एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस होता है, वो आप कवर कर लो, और इसके साथ साथ रिव्यूइंग प्रायर पीरियड अकाउंटिंग एस्टिमेट, ये भी कवर कर लो। ये दो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो कवर करके जाना ही जाना। ऐसे 570 में तो भैया कुछ भी नहीं छोड़ सकते, ऐसे 570 को तो पूरा कवर करके जाना पड़ेगा। और इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपके एडिशनल प्रोसीजर होते हैं, जब आप चेक करते हो, जो आपको इवेंट और कंडीशन मिल गए, तो आप मटेरियल अनसर्टेनिटी चेक करते हो कि भैया मटेरियल अनसर्टेनिटी है या नहीं है उन इवेंट और कंडीशन में, वो प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है। सेकंड, जो आपकी इंप्लीकेशन क्या होगी आपके ऑडिट रिपोर्ट पे, आप डिस्क्लोजर कौन कौन से दोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप वो दोनों काफी अच्छे से कवर कर लेना। जब हम बात करते हैं ऐसे 600 के, तो इसके रिगार्डिंग भैया व्हाइल एक्सेप्टिंग द एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर कौन कौन से फैक्टर को कंसीडर करना पड़ेगा, इसके साथ साथ ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है प्रिंसिपल ऑडिटर का, उसके रिगार्डिंग आपको काफी अच्छे से कवर करना है। ऐसे ही ऐसे 620, 700, 800, 810 को भी आप कवर कर लेना, इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया है। कार हो तो भैया पूरा की पूरा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक ही नहीं है, आपको सारा ही कवर करके जाना पड़ेगा। प्रोफेशनल एथिक्स में आपको क्लोज 6, 7, 10 और 11 पार्ट 1 शेड्यूल 1 काफी अच्छे से कवर करके जाओ। मेरी रिवीजन वीडियो को रेफर कर लेना, 2-3 बार देख लेना, 50 मिनट्स में पूरा प्रोफेशनल एथिक्स रैपिड वे में कवर कराया है। आप उसको 2-3 बार देखोगे तो आपको सारे क्लोजेस भी लर्न हो जाएंगे, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो। क्लोज 7 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल में काफी सारे केसेस गिवन है, उसको एक बार रीड कर जाना, वहां से एमसीक्यू बन सकता है। साथ साथ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज भी आपको काफी अच्छे से करके जानी है। अब बात आती है डिजिटल ऑडिट, यहाँ स्टूडेंट हमेशा छोड़ के जाता है डिजिटल ऑडिट को, काफी लेंथी चैप्टर है, बट आप कुछ टॉपिक तो एटलीस्ट कर जाओ। एक तो हमारा रिमोट ऑडिट की बात करता है, रिमोट ऑडिट में एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करता है, वो आप एक बार रीड कर जाओ, काफी इजी है। इसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट की बात करता है, जिसके अंदर 4 चीजें आती है, ड्रोन टेक्नोलॉजी आती है, हमारे AR आता है, VR आता है, मेटावर्स आता है, इनके नेम पता होने चाहिए, और मेटावर्स के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल होनी चाहिए, कौन कौन सी जगह आप मेटावर्स यूज कर सकते हो उसके बारे में पता होना चाहिए। इसके साथ साथ कंट्रोल कंसीडरेशन के रिगार्डिंग पता होना चाहिए, जब भी टेक्नोलॉजी रिस्क होती है उसके रिगार्डिंग कौन कौन से कंट्रोल को कंसीडर करता है ऑडिटर, ये मेरे चैप्टर के सबसे लास्ट में गिवन है, वहां पे मैंने बताया भी, आप वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको काफी अच्छे से करके जाना है, वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक आपके आते हैं भैया कैट के कौन कौन से टूल्स होते हैं, आपके डेटा एनालिटिक्स कौन कौन से टूल होते हैं, जहां मैंने आपको निमोनिक्स में बताया था, CPA के सॉफ्टवेयर, केसवेयर, P से पावर BI, A से अल्ट्रेक्स और ACL, वो आपको काफी अच्छे से करके जाना है।
टाइप ऑफ आईटी डिपेंडेंसीज, इसका भी निमोनिक्स मैंने आपको बताया था कि सिक्योरिटी इंटरफेरेंस की रिपोर्ट डिपेंड अपॉन ऑटोमेटेड कंट्रोल, इससे सारे आपके आईटी डिपेंडेंसीज कवर हो गई। तो ये आपको ये भी कवर करके जाना है। और कौन कौन से मालवेयर होते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विसेज होती है, उसको एक बार मेरी रिवीजन वीडियो देख लेना, क्योंकि वहां से एमसीक्यू बनने के चांसेस हो सकते हैं कि आपसे पूछ सकता है कि भैया कौन सा साइबर अटैक हुआ है, तो वो आपको उसके रिगार्डिंग बस एक बार रीड कर लेना। फिर इसके रिगार्डिंग ऑटोमेशन जो टूल्स होते हैं, जहां पे हमने आईओटी देखा, एआई देखा, ब्लॉकचेन देखा, उसके अंदर भैया आरपीए और एनएफटी, ये दोनों इंपॉर्टेंट, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे 4 मार्क्स का 5 मार्क्स का, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये दोनों आपको काफी अच्छे से करके जाना है। फिर बात आती है हमारी ग्रुप ऑडिट की। ग्रुप ऑडिट के रिगार्डिंग आपको देख लेना कौन कौन से टॉपिक्स पूछ सकते हैं। एसडीजी और ईएसजी ये भी स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं, बट ये काफी इजी चैप्टर है। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे, एक तो भैया इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग होती है ना, उसके अंदर 6 C's की बात करता है। कौन कौन से 6 C's की बात करता है कि इंटेलेक्चुअल ह्यूमन कैसे सोशल एंड नेचुरल तरीके से फाइनेंस को मैन्युफैक्चर करता है, ये हमारा निमोनिक्स था, इससे हमने सारे कैपिटल को कवर कर लिया था, तो उसको आपको कवर करके जाना है। एक हमारा मेथोडोलॉजी की बात करता है, BRSR रिपोर्ट की मेथोडोलॉजी की बात करता है, वो आपको कवर करके जाना है। और एक आपका प्रिंसिपल 6 और 8, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको कवर करके जाना है। तो ये हमारा एसडीजी और ईएसजी में तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें करके जानी है। फिर ड्यू डिलीजेंस और इन्वेस्टिगेशन फोरेंसिक के अंदर कौन कौन से टॉपिक को आप कवर करके जाओगे। ड्यू डिलीजेंस के अंदर तो आप भैया कैश फ्लो का जो टॉपिक आता है ना, जहां पे आप कैसे एस्टिमेट करोगे रिक्वायरमेंट ऑफ कैश फ्लो, उसके रिगार्डिंग बात करता है। स्कोप ऑफ ड्यू डिलीजेंस के अंदर की बात करता है, तो वो आपको काफी अच्छे से करके जाना है। हिडन लायबिलिटीज को काफी अच्छे से कवर करके जाना है। फोरेंसिक ऑडिट में जो आपका स्टेप 4 की बात करता था, कौन सा, परफॉर्म द एनालिसिस, उसको काफी अच्छे से करना आप। और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन के अंदर ऑन बिहाफ ऑफ इनकमिंग पार्टनर, ये काफी अच्छे से करके जाना। फिर हमारा एसआरएस से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एसआरई से रिलेटेड कौन सा इंपॉर्टेंट है, एसएई से रिलेटेड कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आपको देख लेना, ये सारे आपको कवर करके जाने। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको सिर्फ यही टॉपिक करके जाने, ये टॉपिक तो मैंने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट है कि आप पूरा चैप्टर छोड़ रहे हो तो एटलीस्ट ये टॉपिक को कवर करके जाओ। आपसे सारी चीजें लर्न नहीं होती तो एटलीस्ट इन टॉपिक को काफी बाय हार्ट लर्न करके जाओ, तो कि आपके मार्क्स अगर यहां से क्वेश्चन आते तो कटे ना। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक भी काफी अच्छे से काफी टाइम लगा के ये सारे ढूंढ के आपको यहाँ पे प्रेजेंट करके दिए, और ये पूरी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। सो थैंक यू गाइस।